ध्यान दीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन पर थे? 950। अच्छा ठीक है। अच्छी बात है। इसलिए तो कह रहे हैं सबको, तो सब लड़का कह रहा है कि नहीं 5 साल लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। समझता ही नहीं है। देखिए, जब कोई सत्तारूढ़ी पार्टी अगर अकेले दम पे सरकार बनाने की क्षमता रखता हो, अगर अचानक से वो 3rd नंबर पे चला जाए, उस पार्टी के मुखिया का पैरों तले जमी खिसक जाता है। उसके बाद वो बहुत ध्यान से काम करता है। आज व्यक्तिगत बात अगर करें, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं। कुछ सलाहकारों की गलती के कारण नीतीश जी गड़बड़ा गए, अन्यथा वो एक परफेक्ट इंजीनियर माइंडेड आदमी थे। अगर वो अपने सही दिमाग से काम किए होते, अच्छे सलाहकार की बात माने होते, आज वो प्रधानमंत्री के दावेदार होते। वो गलती कर गए, बीच में 8 साल आंख बंद कर लिए, और उनके आंख बंद करने से बिहार का हालत खराब हो गया, और आज वो डाउनफॉल में चले गए। क्योंकि वो जिस वक्त आए थे, जो अचानक से उजाला आया था बिहार में, वो उजाला बीच में वो नहीं कर सके और युवाओं की नज़र में गिर गए। वही युवाओं की नज़र में उठने के लिए ये सब हो रहा है। गलती किसी से भी होता है। अगर आप अच्छा करते हैं, आपके पास अभी 3 साल समय है, 3 साल में जलवा दिखाइए, इंसान आपको फिर से रखेगा। क्या जी? अब एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट क्या चाहेगा? समय से रोजगार हो, सब कुछ हो, विकास करे, और क्या चाहिए? कोई भी आएगा तो क्या बोलते हैं इसको, हीरा तो नहीं बना देगा जी। क्षमता के हिसाब से काम करेगा। हाँ, क्षमता के हिसाब से नहीं करिएगा तब क्रिटिसाइज में जाइएगा, डाउनफॉल में जाइएगा। अच्छा लगता है। देखिए, किसी के अच्छे काम की सराहना करना भी अच्छी बात है, अब बुरे काम की आलोचना भी होना चाहिए। ये अच्छा काम हुआ, इसकी सराहना होनी चाहिए। एग्जाम भी फेयर हुआ, एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुआ, एग्जाम भी फेयर हुआ, रिजल्ट जल्दी आया, आप जल्दी से ज्वाइनिंग करवा दीजिए, और नया अगर जहां पोस्ट खाली है फिर से वैकेंसी दीजिए। देखिए क्या मजा आता है आपको। जो लड़का गरिया रहा है, वो लड़का आपको तरहत पे रखेगा। क्या जी, कुछ गलत बोल रहे हैं? तो आप लोग को जो जीएस पढ़ाती हैं, मधु मैम, यहाँ पे जो बच्चे को पढ़ाती हैं, उनका भी रिजल्ट प्री और मेंस दोनों में है। अच्छा लगता है एक तैयारी करते हुए आदमी का खुद का भी रिजल्ट हो, बहुत बढ़िया। यही तक ना। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए इसको समझिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 120 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर समबाहु का परिमाप 120 है तो कंफर्म है कि समबाहु की भुजा कितनी होगी? 40 40 और 40 होगी। ठीक है।
समबाहु का क्षेत्रफल, अब देखिए समबाहु का जो एरिया होना है वो क्या होना है, √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर होना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 10, ये हो जाएगा 400√3। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होने वाला है। ये 400√3 पता है क्या है, ये 400√3 जो है ये अपने पास सेमी स्क्वायर है, लेकिन हम ये देख रहा हूं कि आंसर देखिए, अगर ये 12 होता तो आंसर वो होता, अगर ये 120 है तो फिर आंसर यही होना है, 400√3 ही होना है। तो आंसर क्या लगा दीजिए, नॉन ऑफ दीज लगाइए क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, कोई बड़ी चीज नहीं है, जल्दी से खत्म करिए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, जब कभी भी आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज आ जाए तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है जी, भुजा बट्टा 2√3। आप परिवृत्त की त्रिज्या होता है भुजा बट्टे √3। तो अंतःवृत्त की क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए। तो निकालिएगा 42 और बटे 2√3, काट दीजिए यहां से 21 और √3 से इसको काट देंगे तो 7√3। आपसे कह रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई छोटी आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई और आर कितना है 7√3 का स्क्वायर बनेगा 49 या 147 और क्या पाई 147 पाई। क्या यार, 2 से काट दिए, कैसा √3 से काट दिए, इसको कितना हो गया 17/7√3। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो √3 बचेगा कहाँ, 147 ही होना है। पूरा का पूरा काट दिया है, अच्छा पाई नहीं दिया है आंसर में, तो पाई नहीं दिया है तो 22/7 आप भी रखिए। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21 दूना 42 और 4 46। मुझे पाई दिख रहा था, लगता है आंख में प्रॉब्लम हो गया है, मैं उसको पाई के अंदर ही छोड़ दिया था। हो गया था, चलिए नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पे आइए। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब दिए हुए हैं, भुजा और परिमाप बताइए क्या होगा। यहां देखिए सर, थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए। किसी समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से, अरे क्या हुआ, दरोगा का एग्जाम तो भी दिया था, इस बार भी छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, सामने जो एग्जाम है उसको देखेगा, ठीक है सर। हाँ सामने वाले एग्जाम को फोकस करिए, टेंशन उस सबका नहीं लेना है, वैकेंसी फिर आएगा। अब ये देखिए, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजा पर डाले गए लंब P1 P2 P3, अब ये देखिए जब तीनों लंब दिया रहे ना, अच्छा तीनों लंब नहीं दिया है, बीच में स्थित किसी बिंदु से लंब। मेरे मित्र यहां देखो, 1 मिनट, हाँ यहाँ देखो, समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से, अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब, तीनों भुजा पर डाले गए लंब क्रमशः
P1, P2 और P3 है। ठीक है, P1, P2 और P3 है। तो याद रखिएगा इन तीनों लंब और मेरे मित्र ये बड़ा लंब, तो ये तीन छोटे छोटे लंबों का योगफल बड़े लंब के बराबर है। तीन छोटे छोटे लंबों का योग बड़े लंब के बराबर है। तीन छोटे छोटे लंबों का योग बड़े लंब के बराबर है। अपने घर में भी 2 लोगों को दरोगा में रिजल्ट है। अब देखिए फाइनल बनता है तो अच्छी बात है। हाँ, फास्ट हो नहीं जाता है, मजबूरी है। फास्ट नहीं करेंगे तो जो 40 को सीट आया है ना, वो चल जाएंगे 2 गो पर। आइए ध्यान दीजिए। कुछ गलत बोल दिए क्या? अब ये देखिए, हाई बड़ी एच बराबर, ये बड़ी एच ये है सर, ये है बड़ी एच। बड़ी एच बराबर तीन छोटे छोटे लंबों का योग। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 a होता है। ये P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर यहां से a का मान निकालेंगे तो 2/√3, ये P1 प्लस P2 प्लस P3। अब आप आराम से मेरे मित्र ये देख लीजिए, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट यहां से समबाहु का भुजा निकाल सकते हैं। 2√3, P1 का मान √3, P2 का मान 2√3 और P3 का मान 3√3। ये अपना बन जाएगा 2√3 और गुने ये 6√3। √3 से √3 कट गया, 6 दूनी कितना 12, तो 12 निकला भुजा। और आपको चाहिए परिमाप, तो परिमाप होता है 3 गुना भुजा, यानी हो जाएगा 3 गुने 12। तो आंसर कितने 36। चलिए हो गया ना, ये हुआ। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट, अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पर आइए। 8 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। त्रिभुज के अंदर वृत्त के बाहर बनी क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? अब हेलो, क्या आवाज कर रहा है जी? हेलो, आवाज क्या कर रहा है? हेलो, चलिए बाहर का आवाज होगा। समझिए, यहां 8 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। कोई बात नहीं, 8 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। अच्छी बात है। हमें ये कहा त्रिभुज के अंदर लेकिन वृत्त के बाहर।
त्रिभुज के अंदर वृत्त के बाहर, यही सब पॉइंट है ना। त्रिभुज के अंदर लेकिन वृत्त के बाहर, यही सब पॉइंट है। इसी का एरिया हमसे पूछ रहा है। अब ये बताओ सर, इसके लिए क्या कर सकते हैं? पूरे समबाहु के एरिया में से वृत्त का एरिया घटाना पड़ेगा। तो पहले तो वृत्त की त्रिज्या तो निकल जाए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? भुजा बाई 2√3 होता है। भुजा बाई 2√3 होता है। अब ये 8 और बटे 2√3 होगा, तो छोटी आर बराबर क्या निकल जाएगा? 4/√3। अब 4/√3 छोटी आर का मान आया है। अब मैं ये चाहता हूं, ध्यान दीजिए, अब मैं ये चाहता हूं कि इसका एरिया निकाल लें। तो हम अगर छायांकित भाग का एरिया निकालना चाहेंगे, छायांकित भाग का एरिया निकालना चाहेंगे, तो एक ही काम होगा, पूरे समबाहु का एरिया तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इनमें से इस वृत्त का एरिया घटा देना है। तो वृत्त का एरिया हो जाएगा πr²। तो πr² में मेरे मित्र ये 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9। सॉल्व कर दीजिएगा इसी को, जो भी आ जाए। 16/3 आएगा बिल्कुल। पाई का मान डाल के सॉल्व कर लीजिएगा। 10.95 के आसपास लगभग आएगा, देखिएगा जो भी आ जाए। हो गया क्या? चलिए इसको हटाएं। ओके, अब सर इस पर ध्यान दीजिए। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 17 सेमी और इसका विकर्ण 16 सेमी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज, समझ रहे हैं हम कहाँ आ गए? हम कहाँ आ गए? त्रिभुज पार करके चतुर्भुज में आ गए। अब समचतुर्भुज की चारों भुजा एक समान होती है, साथ ही साथ समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। तब तो अगर एक विकर्ण अपने पास 16 है तो विकर्ण 8-8 हो जाएगा। एक भुजा हमारा 17 है। आप जानते हैं ये समचतुर्भुज के विकर्ण पूरे समचतुर्भुज को 4 सर्वांग समकोण त्रिभुज में विभाजित करती है, जिसमें ये हमारा 17, ये हमारा 8, तो ये हर हाल में हमारा क्या होगा? 15। आज जब ये 15 होगा तो ये भी हमारा क्या होगा? 15। तब तो यहाँ 2 विकर्ण हो गए, तो एक विकर्ण हमारा क्या हुआ? 8-8 16, और दूसरा विकर्ण हमारा क्या हुआ? 15-15 30 हो गया। तो हमें दूसरा विकर्ण ही मांगा था, 30 हो जाएगा। हो गया ना? ठीक है। बढ़ जाएं? ठीक है, बढ़िए। अब जरा सा इसको देखिए, ध्यान से समझिए। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी और 32 सेमी है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? अब यहां ध्यान से देखिएगा, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हुए हैं। समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है।
एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। अच्छा ये 24 जो है वो अपना 12 और 12 हो जाएगा, और जो अपना 32 है वो 16 और 16 हो जाएगा। तब तो इस समकोण त्रिभुज के कारण इस 16 ई 12 तक कर्ण हो जाएगा 20। और जैसे ही ये 20 हो गया तो परिमाप क्या होगा, 4 गुना 20 20 चारों भुजा हो जाएगा, तो 4 गुना 20 बोले तो 80। 4 गुना 20 बोले तो 80। हो गया। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, आप मेरे दोस्त इस पर आइए और इसको समझिए ये क्या है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है, उसका एक विकर्ण अगर 24 है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। आप सबको पता होना चाहिए 1/2 d1 गुना d2, यही तो होता है समचतुर्भुज का एरिया। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें 12, तो 12 एकम 12 12 अठे 96, तो d2 बराबर कितना हो गया 18। अब दूसरा विकर्ण 18 हो गया है, तो अब सोचना ही क्या है, अब हमें कुछ नहीं सोचना है। ये हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण हो गए, ये हमारा d1 हो गया और ये हमारा d2 हो गया। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर एक विकर्ण हमारा 24 है जो 12 12 हो जाएगा, एक विकर्ण 18 है जो 9 9 हो जाएगा, तब तो हम यही कहने जाएंगे कि जरा सा इस समकोण त्रिभुज में आओ, ये अपना 9 ये अपना 12, तो ये अपना क्या है 15। और यदि ये 15 हो गया तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये भी 15। तो मेरे मित्र ये परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा 4 गुने 15 यानी कितना 60। चलिए ठीक है, हो गया सर, ठीक है बढ़िए। अब जरा सा इस पर आइए, अब जरा इसको देखिए। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा अगर 61 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। जानते हैं एक छोटा सा ट्रिपलेट होता है 11 60 और 61, ये काफी फेमस ट्रिपलेट है, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए, अगर ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है तो मेरे मित्र इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। तो देखिए अगर एक भुजा हमारा ये 61 है, तो बोलिए ये तो एक समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर 61 है तो ये हाँ अधिक संभावना है कि 60 और 11 होगा। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60, अगर ये हमारा 11 हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा 11 हुआ तो मेरे मित्र हमारा ये भी 11 होगा, हमारा ये भी 11 होगा, ठीक है। तो बोलिए एक विकर्ण कितना, तो एक विकर्ण होगा 120 और दूसरा विकर्ण कितना, तो ये हो जाएगा 22। लेकिन ये तभी सत्य माना जाएगा, I mean ये तभी ट्रू होगा जब ये एरिया सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अभी तक आप जो भी किए हैं
वो सिर्फ और सिर्फ किसको देखकर, डायगोनल को देखकर किए हैं, सॉरी साइड 61 को देखकर किए हैं। तो पहले आप एरिया सेटिस्फाई कराइए। अगर आप एरिया सेटिस्फाई कराते हैं तो समचतुर्भुज का एरिया 1/2 और d1 गुना d2 होता है। तब तो 1/2 और d1 कितना, तो d1 हो जाएगा 22 और d2 कितना 120। तो क्या बनेगा 11 11 गुना 12 1320। ये आंसर हो जाएंगे 1320। सुनिए ना, पहले आंसर 1320 नहीं हुआ है, ये सेटिस्फाई हुआ है। अब विकर्णों का योग पूछेगा तो विकर्णों का योग यहां लौका था, तो लौका ही देता तुम्हारा 142। कहो 142। कितने नंबर क्वेश्चन तक है सर? 88। चलते रहिए। रात में आना है, 7 बजे आना है। 7 बजे टेस्ट है ना, आज टेस्ट में वही डिस्कशन होगा। 40 से 50 क्वेश्चन सबको देंगे और 2 घंटा हम डिस्कशन कराएंगे। आज आज टेस्ट में मेंसुरेशन होगा आज। हाँ, एक तीर दो निशान। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हम तो ऐसा भी हो जाता है कि टेस्ट में क्वेश्चन लड़का को नहीं देते हैं। अब कुछ टॉपिक पढ़ाने का मन है, क्वेश्चन नहीं देते हैं, सीधे आता है धय संयम आता है, स्टेजे पर रहते हैं। तो नहीं रहेंगे तब ना क्वेश्चन मांगेगा, सामने में भैया हैं, हम खुदे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पहले क्या करेगा? तुम 20 क्वेश्चन लेगा, हम 1 घंटा हम कम से कम तो 2000 क्वेश्चन बोल ही देंगे, टोए टोए करके, तनी तनी को ध्यान देगा। हाँ सर, कम से कम बोलना शुरू करेंगे तो 20,000 क्वेश्चन, 20,000 30,000 और कितना क्वेश्चन ब्रेन में समाया होगा हमको भी नहीं पता है। क्वेश्चन बनने लगेगा धाए धाए। जौन दिन टेस्ट नहीं लेते हैं उस दिन लड़का बहुत खुश रहता है, क्या उसे 4 गुना 5 गुना मिल जाता है। देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी अगर उसका क्षेत्रफल 24 सेमी वर्ग सेमी है और विकर्णों का योग 14 है। अच्छा सर, डायगोनल का अभी तुरंत क्या था, साइड दिया था और एरिया दिया था, डायगोनल का योग पूछा था। अभी डायगोनल का योग दे दिया, एरिया दे दिया, साइड पूछ दिया, घबराना क्या है? विकर्णों का योग यानी d1 प्लस d2 बराबर 14। अब एरिया होता है 1/2 d1 गुने d2, ये कितना 24। तब तो d1 इंटू d2 का मान 24 दूनी 48। अब आप मुझे बताइए, अब आप बताइए सर, कौन सी ऐसी दो संख्या है कि जोड़ने से 14 और गुना करने से 48? तो सर एक 8 है और एक 6 है, गुना करेंगे 48 और दोनों को जोड़ देंगे तो 14। यस और नो? धन्यवाद। अब आइए तो समझिए इधर। तो हम ये देख रहे हैं कि सर समचतुर्भुज की हमें दोनों विकर्ण मिल गया। एक विकर्ण मिल गया हमारा, एक विकर्ण मिल गया 8 और एक विकर्ण कितना मिल गया 6। एक विकर्ण 8 और एक विकर्ण 6। जो 6 है वो 3 3 और जो 8 है वो 4 4। 4 3 तो ये कितना, भुजा निकल गया 5। बढ़ते रहिए, भुजा निकल गया 5। क्लियर है क्या? ठीक। हो गया होगा? ओके।
अब सर इसको देखिए, एक आयत जिसकी भुजाएं 12 सेमी और 4 सेमी है, ऐसा समचतुर्भुज बनाया गया जिनका विकर्ण नहीं परिमाप समान है। एक कोण 60 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? अब ये देखिए, आपके पास एक आयत है, अब इस आयत को मोड़ करके एक समचतुर्भुज बनाया गया, ठीक है। ऐसा ऐसा समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण 60 डिग्री हो। तो अगर बनाया गया है समचतुर्भुज, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर ही होगी। आयत की लंबाई है 12 और चौड़ाई है 4। आपसे कहा दोनों का परिमाप बराबर है, तो इसकी भुजा मान लीजिए ए। देखिए, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा। यहां से क्या होगा? 16 दूनी 32, 8 से कटेगा, 4 से 8 आएगा। ये मेरे दोस्त आ गया है 8। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी एरिया की, तो अगर हम इसकी एरिया की बात करें, तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? समचतुर्भुज का एरिया होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो √3/4 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64। अगर निकालते हैं 16, ये हो जाएगा 16√3। कितना हो जाएगा? 16√3। बताइए, मेरा भी लगता है, माथा लगता है कुछ देर के लिए उड़ गया है। क्या बोले, मेरा दिमाग कहीं और चला गया है, माफ कीजिएगा इसके लिए। वो गलती से आ गया वहां पे √3/4, ठीक है। अब ये देखिए, अच्छा किए जो आप बीच में बोल दिए। आइए तो 8 का स्क्वायर 64। अभी मत कहिएगा कि तुम बहुत गलते पढ़ा दिया होगा। नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है। पूछिए क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आप जब क्लास करके जाते हैं, तो रात में हम सब क्लास का विजुअल देखते हैं, सब ऑनलाइन क्लास है, और टोटल क्लास का विजुअल देखते हैं कि कहीं क्लास में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। 99.9 नहीं, निग्लिजिबल कभी कभार ऐसा होता है, बरसों बरस में। क्यों? क्योंकि अगर कुछ होने वाला होता है तो आप लोग क्या करते हैं? तुरंत उसको रोकते हैं। एगो चाय मंगवाबो जी, बीच में आंख बंद हो जा रहा है। ऑफिस में कोई नहीं है? रवि आया है? नहीं आया? छोड़ दो, अभी बाद में देखा जाएगा। क्या भाई? एकरा में उस संबाहु दूगो तब हो जाएगा, अभी 60 डिग्री है ना, तो अभी संबाहु हो जाएगा। लेकिन अगर 60 डिग्री छोड़ के कुछ और होता तो संबाहु नहीं होता। रीजन क्या है कि अगर एक समचतुर्भुज है, अगर तुम इसको 60 डिग्री कह रहे हो, तो ये दोनों भुजा तो बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं, तो तीनों कोण मिलके 180, एगो 60, बच गया 120। 60 में बढ़ जाएगा तो संबाहु हो जाएगा। यस और नो? आज संभाव हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ समझे आप लोग? ये हमारा क्षतिपूर्ति कर रहा था, ये हमारा क्षतिपूर्ति कर रहा था। कुछ नहीं करना था सर, खाली गुना कर देते, 2 से गुना कर देते, कहानी तन था। काहे कि वहां पे समचतुर्भुज 2 समबाहु से मिलके बना हुआ था। आइए समझिए, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। किसी समचतुर्भुज के 2 विपरीत कोण 60 डिग्री हैं, उसकी एक भुजा 10 सेमी है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? देखिए सर, किसी भी चतुर्भुज में बड़े कोण के सामने का विकर्ण बड़ा होता है और छोटे कोण के सामने का विकर्ण छोटा होता है। आज अगर आपसे कोई कह दिया कि सर हमारे पास एक ऐसा समचतुर्भुज है, सुनिए, एक ऐसा समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है तो चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। कहता है छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये दोस्त मेरे, मैं इसको छोटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छोटा कोण ये है, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। आमने सामने के कोण समचतुर्भुज के बराबर होते हैं।
60 60 120 बच गया 240। कैसे 240 बचा? चारों कोण 360, जिसमें 120 बच गया 240, जिसमें 120 और 120 होगा। तो जानते हैं 120 के सामने बड़ा विकर्ण होगा और 60 के सामने छोटा विकर्ण होगा। अच्छी बात यह है कि ये 60 है तो ये दोनों भी 60 ही होगा। क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर जिस त्रिभुज की, उसके सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर। एक कोण 60 डिग्री तो बच गए 120, बराबर बराबर बांटेंगे 60 60, हो गया समबाहु। अब समचतुर्भुज की भुजा 10 दिया है तो समबाहु के कारण ये भी 10 हो जाएगा। 10 10 10 हो जाएगा, हाँ या ना? चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन इसमें जोड़ा हुआ नहीं है सर। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन अलगे नंबरिंग था, तब तो जाकर के आपका 960 हुआ है। कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1050। हाँ ना, तो उसमें 5 6 को रिपीट था, 5 6 को हटा दीजिए। आगे बढ़े, इसलिए जोड़ा जोड़ी मत करिएगा कोई आदमी। हाँ, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं ए और बी है और उसके बीच का कोण ए है, समांतर का एरिया क्या होगा? मेरे दोस्त ये देखो, समांतर चतुर्भुज, ये देखिए ना, समांतर चतुर्भुज में प्लीज यहां देखना है, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा अगर ए और बी दिया है, एक कोण थीटा दिया है, तो पूरे समांतर का एरिया क्या होगा? तो समांतर की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सम्मुख कोण भी समान होता है। तब तो मैं अगर दोस्त मेरे इसको मिला दूं तो दो त्रिभुज बन गया। तो हर त्रिभुज का एरिया, दो कोण बीच की भुजा, तो ए बी साइन थीटा, ए बी हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा का आधा इधर आधा इधर, तो पूरा क्या होगा? पूरा पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो दोनों जोड़ जाएगा तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। आधा प्लस आधा पूरा, आंसर डी नंबर। हो गया, ठीक है। इसको देखिए, समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं इतना 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 है, इन भुजाओं को मिलाने वाले विकर्ण 12 हैं। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? कोई बात नहीं, एक समांतर चतुर्भुज अपने सामने है। अब समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 8 और 12 है। ये अगर 12 है तो ये भी 12, ये अगर 8 है तो ये भी 8, 10 8 है तो 10 8 है तो 10 8 कर लीजिए, 10 8 है तो 10 8 कर लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो, एक विकर्ण दिया हुआ है हमारा कितना? 12, एरिया पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त ये कोई ट्रिपलेट नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालिएगा। जो इसका आएगा वही तो इसका होगा। क्यों? जो इसकी तीनों भुजा वही इसकी तीनों भुजा, या समांतर के विकर्ण उसे दो बराबर एरिया वाले त्रिभुज में बांटती है। तो सर हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल ही सकते हैं। एस निकालिए, 20 और 10 30, कितना होगा? एरिया निकलेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये देखिए सर, यहां हो गया 3 और 5, तो एगो 5 निकलेगा अंदर से, एगो 3 निकलेगा, 7 रूट के अंदर ही रहेगा। तब तो 15 रूट 7 इधर भी हो जाएगा और 15 रूट 7 इधर भी हो जाएगा। तो आंसर कितने हो जाएंगे? 30 रूट 7।
15 15 30 रूट 7 हो जाएगा। हो गया क्या? ठीक है, आइए। अब आइए जरा इसको देखिए। किसी समतल मैदान का क्षेत्रफल ये है, उनकी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये है। यदि समांतर रेखाओं का अनुपात ये है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगा? अब देखिए सर, ये जो है ना, हिंदी में तो नहीं लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये एक ट्रेपेजियम है, समलम चतुर्भुज है। और जब कोई चतुर्भुज समलम होता है तो उसका एक जोड़ा भुजा समांतर होता है। ठीक है। अब ये समांतर एक जोड़ा भुजा होता है जिसमें समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 5 और 3 दिया है, हम भी दे दिए। अब हमसे कहा समांतर भुजा के बीच की दूरी यानी कि हाइट 24, हम भी दे दिए। अब दे दिया इसका एरिया, कहा इस सबसे लंबी समांतर भुजा क्या होगा? तो सर समलम का एरिया होता है 1/2, समांतर भुजा का योग, तो समांतर भुजा के योग में जाइएगा तो 5x और प्लस 3x इंटू समांतर भुजा के बीच की दूरी 24 और यही एरिया है 1440। देखिए 24 छके, तब तो ये 8x हो जाएगा और 2 से गुना होगा 120, तो x का मान हो जाएगा 15। और जब x का मान 15 हो गया तो ये देखिए 5x का मान क्या होगा? x का मान 15, तो 15 पचे 75। हो गया सर? चलिए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब आइए इस क्वेश्चन पर। एक समलम की समांतर भुजाएं 46 और 25 है, अन्य दो भुजा 20 और 13 है, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा? हम आपको दिखाते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर ये समलम चतुर्भुज है तो मेरे मित्र आज ये समलम इस प्रकार का है। कारण का है, इसकी समांतर भुजाओं में एक अपने पास 25 है और दूसरा कितना है? 46, ये रहा। अब देखो अन्य दो भुजा 20 और 13 है, ये 20 हो गया और ये हमारा 13 हो गया। इसका एरिया पूछ रहा है। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो आप इसके लिए क्या करो, इसके पैरेलल एक लाइन यहां से गुजार दो। गुजार दिए तो ये अगर 20 है तो ये भी हमारा 20 होगा। पूछो कैसे? ये दोनों समांतर पहले से था, इसके समांतर तुम इसको गुजार दिए, तब तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है सर? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये 25, तो ये भी हमारा क्या होगा? 25। ये अगर 20 है तो ये भी होगा 20। पूरा 46 में अगर ये 25 तो ये क्या होगा? 21। ये यहां से यहां हो गया 21। चूंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए समांतर भुजा के बीच की दूरी। अब ये कैसे निकालें? उपाय है, देखो कैसे उपाय है। हम क्या देख रहे हैं, इधर भी समकोण है, इधर भी समकोण है। एक का कर्ण यहाँ 20 है, एक का कर्ण यहाँ 13 है। तो काम करिए, 13 कर्ण है, 20 कर्ण है, तो 20 में ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 20 12 और 16, और 13 में पढ़े होंगे 13 12 और 5। ऐसा पढ़े हैं?
देखिए 16 और 5 21, सेटिस्फाई हो गया। बस हाइट का यही काम करेगा। आप आराम से एरिया निकाल लीजिए, 1/2 समांतर भुजा का योग और गुने कितना, ऊंचाई। तो ये हो जाएगा यहां से 7 और 6, और ये कितना हो जाएगा 6, 7 छके 42, 36 और 7 कितना, 1 मिनट ध्यान से देखिए, 21 सॉरी 25 है, अरे 46 और 25, 46 और 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 71, तब 6 से गुना करेंगे, 6 सते 42। क्या हुआ जी, सोना है क्या, नींद आ रहा है? अच्छा नींद आ रहा है तो बताइएगा, नींद नहीं आना चाहिए सर, एकदम आज इसको फिनिश कर दीजिए। अब बचा हुआ एक वॉल्यूम सेक्शन है। वॉल्यूम सेक्शन मतलब 3D, एक क्लास 3D का करना है, 7 बजे आना है, इसके बाद लास्ट हो गया होगा। आप सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सभी लोग। एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है, अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेमी है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा अजीब बात, लिखे नहीं थे पीछे वाला, लिख दिए थे। अब ये देखिए, आपके पास ऐसा समलंब है, ऐसा समलंब जिनकी समांतर भुजाओं में एक है 10 और दूसरा है 18। इन नॉन पैरेलल साइड में प्रत्येक है 5। देखो सर थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, इधर देखिए, ये समांतर चतुर्भुज, सॉरी ये समलंब चतुर्भुज ऐसा, ये समलंब चतुर्भुज है ऐसा, एकदम ध्यान से, ये समलंब चतुर्भुज है ऐसा जिसकी समांतर भुजाएं 10 और कितनी है 18। अब देखिए जो समांतर नहीं है उसमें प्रत्येक की लंबाई क्या है 5। अब ये देखिए ये है 18, ये है अपना 10। मैं यहां ध्यान दे दीजिएगा, जिस समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हो, जिस समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं, चक्रीय समलंब कहते हैं। और नॉन पैरेलल साइड के बराबर होते ही ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता है, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता है, दोनों डायगोनल बराबर हो जाते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां से जब आप इस पर लंब डालते हैं, यहां से भी लंब डालते हैं, तो ये दो सर्वांगसम त्रिभुज बन जाता है, जिसके कारण इनकी लंबाई एक समान होती है। तब तो ये अगर 10 है तो ये 10 पूरा 18 में, अगर ये 10 बच गया 8 तो 4 और 4, ई 5 ई 4 तो ई कितना, समकोण त्रिभुज से 3। हाइट मिल गया समलंब की, समांतर भुजा समलंब की, एरिया तो निकाल ही सकते हैं, तुरंत एरिया निकालने जाइएगा। 1/2 ये 18 प्लस 10 और इंटू मेरे मित्र ये हाइट कितने 3, तो 1/2 और ये होगा 28 और गुने 3 तो 14 तिया 42। 14 तिया 42। वो अलग अलग था, वो 20 और 13 था। ऐसे कैसे बना सकते हैं? अच्छा उसके अनुसार इसको सर ये बना सकते हैं, बट ये तो बहुत ही आसान चीज है, उसमें लफड़ाम काहे पड़िएगा। ये जो फिगर होता है समद्विबाहु समलंब, ऐसा सिमेट्रिक फिगर होता है कि इससे इस तरीके से बनाना सबसे आसान होता है। हुआ जी? है कोई नहीं बोल रहे हैं? हाँ ये
चतुर्भुज का एक विकर्ण है 24 और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 8 और 13 है, क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, बेनाम चतुर्भुज जिसका कोई नाम नहीं है, इसका एक डायगोनल दे देगा, लीजिए, और उसके बाद सम्मुख शीर्षों से इस पर डाले गए लंब की लंबाई दे देगा। तो इस पर डाले गए लंब की लंबाई में एक अपना 8 है और एक अपना 13 है। कह देगा इसका एरिया बताइए। तो सर ये दो त्रिभुज से बना हुआ है, इसका एरिया निकालना है तो 1/2 आधार 24 और हाइट कितने 8 प्लस 1/2 आधार कितने 24 और हाइट कितना 13। यहां देखेगा 12 × 96 प्लस ये 12 13 है 156। अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा 252। ऑप्शन नंबर। लोग इसका फॉर्मूला बच्चे को रटवा देते हैं, लेकिन हम इसको रटवाते नहीं हैं, जरूरत नहीं है। दो त्रिभुज है, ध्यान दीजिए। किसी पे बमक जाता है जी, बमक जाता है तो लगता है कहीं धर न ले। आइए अब इसको सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा। देखिए यहां देखिए, क्वेश्चन सेम है लेकिन मामला अलग अलग है। एक चतुर्भुजाकार खेत का एरिया इतना, विकर्ण इतना। अब विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई दे दिया है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, एक बेनाम चतुर्भुज जिसका कोई नाम नहीं हो, एक डायगोनल दिया हुआ है 36 और सम्मुख शीर्षों से डाले गए इस पर जो लंब है उनमें एक 4x है और दूसरा कितना 5x है। हमें कहा इस लंबों का मान बताइए। अगर इसका एरिया है 486, इसका एरिया होगा क्या 1/2 गुना d और गुना h1 और प्लस h2 बराबर 486। अब ये देखिए 18, ये हो गया 18 और गुने इसको जोड़ेंगे तो 9x बराबर 486। अब जो कटता है उसको काटिए, 18 दूना 36 बचेगा क्या 18 सते, x का मान कितना 3। अब x का मान 3, एक हो जाएगा 12 और दूसरा हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर। कैसे इसका एरिया हम लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है? ऊपर वाला का एरिया अलग लिखिए 1/2 गुना आधार गुने लंब, और नीचे वाला का एरिया अलग लिखिए 1/2 गुना आधार है 36 और लंब है 5x बराबर 486। सॉल्व करिए, x का मान 3। अब बुझाया होगा। तो फॉर्मूले पर तो रखे थे पहली बार में हो गया क्या? चलिए सर, कितने नंबर से अभी हम स्टार्ट हुए थे? 50 से। थैंक यू। नेक्स्ट। अब आइए आयत पे आ गए। आयत की लंबाई चौड़ाई का 6 गुना है, परिमाप इतना है, एरिया क्या होगा? ये कोई बात है? लंबाई चौड़ाई का 6 गुना है तो चौड़ाई को x कह दीजिए, लंबाई 6x होगा। अच्छा सर, परिमाप 2 ×
लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप कितने 56। 2 गुने 7x बराबर होगा 56। तो x का मान क्या होगा 4। अब x का मान अगर 4 होगा 24 x हो गया 4। अब ये देखिए तो आयत का एरिया क्या होगा। तो अगर हम आयत का एरिया निकालने जाएंगे तो 1/2, ठीक है, सॉरी आयत का निकालना है तो 1/2 की जरूरत नहीं है, L इंटू P की जरूरत है। तो बोलिए 24 और गुने, ऐसा थोड़ी है सर, आयत को त्रिभुज थोड़े नहीं बना सकते हैं। त्रिभुज बना के भी आयत का एरिया निकाल सकते हैं। क्या 2 समकोण मिलके आयत नहीं बनेगा। जग समापन है सर, जग समापन की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे कोर्स की जवानी ढल रही है। पानी ला दे। मेरा जवानी थोड़े ढल रहा है, कोर्स का ढल रहा है, कोर्स सब खत्म हो रहा है। आइए एक 10वीं में कहानी आया है, दही वाली मगम्मा, समझ गए। वो बर्निका नाम का एक बुक चलता है बिहार सरकार के, हम एक दिन पढ़े थे। तो उसी में एक था हिंदी के किताब में, वहीं पर ये सेंटेंस लिखा हुआ था। आइए देखिए। अरे दरोगा की कमाई और फूस का घर में लगने वाला आग दोनों एक ही समान होता है, इसलिए उसमें लिखा हुआ था बड़ा शानदार। भाई दरोगा था तो भाई का 5 उंगली घी में था, मतलब बड़ा भाई दरोगा तो छोटा भाई का 5 उंगली घी में था। अब बड़ा भाई का कहानी खत्म, छोटा भाई रोड पे आ गया। इसी की कहानी वहां थी, लिखा हुआ था बड़ा अच्छे शब्दों में, छोड़िए उसको, ध्यान दीजिए। सुनिए। आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेमी, चौड़ाई इतना, तो विकर्ण क्या होगा। ये कोई बड़ी बात है। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 168, चौड़ाई रखेंगे 7, 168, तो सर लंबाई निकल जाएगा 24। और डायगोनल जहां तक आयत के विकर्ण की बात है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, बन जाएगा कितना 625। और रूट 625 का मान क्या सर, जब आयत का हमें लंबाई और चौड़ाई मिल गया, लंबाई 24 और चौड़ाई 7, तो समकोण का आधार और लंब मिल जाए तो कर्ण नहीं निकल सकता है क्या। आराम से निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरा जाए। ओके, हाँ हाँ, अब इस पे आइए। एक आयताकार कालीन का एरिया इतना, अब परिमाप इतना, विकर्ण क्या होगा। देखिए सर, एरिया और परिमाप देकर डायगोनल पूछ रहा है, तो सुनिए। एरिया मतलब L इंटू बी, L इंटू बी दे दिया है 120। परिमाप, तो परिमाप होगा 2 इंटू L प्लस बी, अब बराबर कितने, बराबर बन जाएंगे यहाँ पे 46। तब तो L प्लस बी का मान, L प्लस बी का मान हो जाएगा 23। तो लीजिए L प्लस बी अपने पास 23 हो गया, L इंटू बी अपने पास 120 हो गया। हमें चाहिए डायगोनल, तो डायगोनल का मतलब क्या, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ही सोचना है, L स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि मेरे दोस्त कौन सा ऐसा 2 मान है जिसको जोड़ने से 120, गुना करने से 120 और जोड़ने से 23। तो कहिएगा 15 और, हाँ 15 और 8,
23 अब 15 अठे 120। तो सर ये जब आप जानते हैं तो यहां से तो आप डायगोनल निकाल ही सकते हैं। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 289। तो कितने हो जाएंगे? 17। इसमें तो कोई गम नहीं है, कोई गम है इसमें नहीं है। लेकिन सर कभी कभी वो सेटिंग नहीं होता है, मान बहुत गंदा रहता है। वैसी स्थिति में क्या होगा? तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इसका परिचय देना पड़ेगा। l प्लस बी जो दिया है 23, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab अब बराबर 529। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान तो हमें चाहिए ही, ये निकाल लीजिए। अब बराबर 529 माइनस 2 गुना एल बी का मान 120 है। तो सर यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितने बनेंगे? तो इनमें से 240 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 289। अब चूंकि हमें चाहिए डायगोनल, तो डायगोनल चाहिए तो आपको तो पता है कि डायगोनल हमारे पास यही तो होता है मेरे मित्र। अंडर रूट 289 करेंगे, वर्गमूल कितने हैं? 17। तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए कि एट ए टाइम हम वैल्यू एज्यूम नहीं कर पाए तो क्या होगा। जानते हैं वैल्यू एज्यूम हम कब कर पाते हैं? जब मान इंटीजर में रहता है। अगर मान फ्रैक्शन में आ जाए तो वहां वैल्यू एज्यूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसी स्थिति में यही ट्रेडिशनल काम आता है। और इस बार तो एनटीपीसी 2020-21 में इतना क्वेश्चन ऐसा वाला पूछा गया है जो इस तरह का सेटिंग नहीं था। बहुत सारा क्वेश्चन लड़का लेके आया, अंतिम में उसको ट्रेडिशनल करना पड़ा इस तरीके से। हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। अब इसको समझिए। सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर आयताकार मैदान को विकर्णतः 15 सेकेंड में पार किया है, लेकिन वहीं राजेश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान की भुजा पर चलकर पार करने में उतना ही समय लिया है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये देखिए सर, अब ये देखिए आयताकार मैदान है, एक आदमी यहां खड़ा है। वो आदमी इस मैदान को डायगनली जब उस पार जाता है विकर्णतः, तो मेरे मित्र उसकी चाल ये रहती है और समय 15 सेकेंड लेता है। आप ही बताइए 52 मीटर प्रति मिनट का मतलब हुआ कि 52 मीटर की दूरी तय करता है प्रति मिनट यानी 60 सेकेंड में। तो 60 सेकेंड में 52 मीटर, तो बोलिए 15 सेकेंड में कितना? तो आप यही सॉल्व करिए, 4 से कटेगा 13, ये हो जाएगा 13 मीटर। क्लियर है क्या? लेकिन जब यही आदमी इसको साइड पे चलते हुए यहां से यहां जाता है तो 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 उतना ही समय लेता है, 15 सेकेंड। तो 68 मीटर प्रति मिनट का मतलब हुआ 68 मिनट वो जाता है 60 सेकेंड में। तो बताइए 15 सेकेंड में कितना जाएगा? अगर हम इसको काटेंगे 4 और 4 से कट जाएगा कितना? 17 मीटर। तो इस तरीके से यहां से यहां की दूरी 17, ये दूरी 13। तो सर ये तो हमारा चौड़ाई है, ये तो लंबाई है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ चुका है? 17 मीटर। लंबाई प्लस चौड़ाई आ चुका है 17 मीटर और डायगोनल कितना आ गया है? 13। तो मैं तो यही कहूंगा, ये जब 13 है तो कहीं ना कहीं ये हमारा 12 और ये हमारा
5 होगा ट्रिपलेट से, तो जोड़ करके हमारा 17 होना चाहिए और हो भी रहा है ना। तब तो लंबाई 12 चौड़ाई 5, तो एरिया क्या निकलेगा, तो एरिया निकलेगा 12 पचो 60। फिर से बताना पड़ेगा। आपका फ्रेंड कहाँ गया जी, फ्रेंड आया नहीं आया, वो रांची में है, ठीक। रांची शब्द से हंसी क्यों आता है भाई, रांची में कुछ है क्या? आ? ओ हम समझ गया। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो रांची भेज दूंगा, ये एक डायलॉग बना हुआ है ना। चलिए आइए, क्या बात है। अच्छा सर ये बताइए कांके में क्या होता है, कांके? अच्छा ध्यान दीजिए, ये भी डायलॉग बना हुआ है, ज्यादा तंग करोगे तो कांके भेज दूंगा। मेरे, हाँ मैं घर गया था, मेरा एक फ्रेंड मेरे ऊपर मेरे कमेंट पे गुस्सा गया था और मुझे कहता है कांके जाना है क्या। मैं थोड़ी देर के लिए सोचा ये कांके कहाँ भेजेगा मुझे, बाद में मुझे पता चला ये कांके क्या चीज है। मेरी दुनिया मैथ्स है, मैथ्स से बाहर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। आओ देखो जी, यदि आयत का विकर्ण और अर्ध परिमाप इतना और इतना है तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आयत का विकर्ण, सुनिए आयत का विकर्ण है 11, यानी आप √L² + B² जान रहे हो 11, स्क्वायर कर देंगे तो मेरे मित्र L² + B² बराबर 121। साथ ही साथ इसका अर्ध परिमाप है 13, तो परिमाप होता है 2 × L + B, लेकिन अगर अर्ध परिमाप की बात करिएगा तो परिमाप होता है ये, अब परिमाप के आधे की बात कीजिएगा तो मेरे मित्र परिमाप का आधा होगा L + B, तो आपके पास L + B कितना है, 13 है। हमें क्या चाहिए, एरिया। एरिया मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, तो हमें एरिया चाहिए यानी कि L × B चाहिए। घबराना नहीं है, स्क्वायर करिए दोनों तरफ, A² + B² + 2AB आई होगा 169। अब इसको देखिए L² + B², ये 121, आप प्लस हो जाएगा 2AB बराबर 169, तो 2AB बराबर क्या होने वाला है, 161 जाके घटेगा 8, 121 घटेगा 14 और मेरे मित्र 48, तो A × B बराबर कितना, तो आप कहिएगा सर ये LB है, LB, तो इसका मतलब है कि आपके पास LB का मान कितना होने वाला है, 24, तो एरिया हो जाएगा 24। बोलता है दूसरे पर, अजीब हमको लगता है, एक जिस पे बोल रहा है अगर वो नहीं सही से रिस्पॉन्स दिया पक्का धर लेगा। उसमें वो खतरनाक है, 3-4 3-4 को धर चुका है अभी तक। हम लोग 10 बजे आते हैं ना, जब कैंपस एकदम खाली रहता है तो हम लोग पे नहीं बोलता है, आज जो लोग अननोन आ जाएगा उसको हालत खराब कर देगा। आगे बढ़िए, आप देखिए सर, ये टेक्निकल एग्जामिनेशन जेई का सवाल है, इस पर थोड़ा फोकस करिए। 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी का लागत क्या होगा। पहले आप ये समझिए, आपके पास एक आयताकार मैदान है, ठीक है, लंबाई इसकी L मान लेते हैं, चौड़ाई B मान लेते हैं। अब हमसे ये कहा गया
इसके चारों ओर, इसके चारों ओर कितना जगह लेकर के 1 मीटर, तो 1 मीटर जगह लीजिएगा तो 1 मीटर इधर भी लीजिएगा और 1 मीटर इधर भी लीजिएगा। उसी तरीके से 1 मीटर इधर भी लीजिएगा और 1 मीटर इधर भी लीजिएगा। तब तो सर ये पूरे का एरिया क्या होगा, L + 1 + 1 L + 2 हो जाएगा। आई पूरे का लेंथ चौड़ाई क्या होगा, ये चौड़ाई +1 + 1 यानी B + 2 हो जाएगा। थैंक यू। हमें कहा 340 मीटर परिमाप वाले आयताकार प्लॉट, यानी अंदर में जो आयताकार प्लॉट है उसका हमें परिमाप दिया हुआ है। तो अंदर वाले आयत का परिमाप देगा क्या, 2 × L + B, ये हमको दिया हुआ है 340। मैं कहता हूं ऐसे ही रहने दीजिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हम जो बागवानी कर रहे हैं, हम रियल में बागवानी कहाँ कर रहे हैं, यही बागवानी कर रहे हैं, यही है बागवानी वाली एरिया, यही बागवानी हो रहा है। अब इस बागवानी वाली एरिया, पहले तो एरिया पता चलना चाहिए कितना है। अगर हम इसका एरिया पता करने गए तो पूरे बड़े आयत के एरिया में, यहां देखिएगा हम शेडेड पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, शेडेड जोन का एरिया। अगर शेडेड जोन का एरिया फाइंड करूंगा, बड़ी आयत का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई यानी L + 2 × B + 2, और में से अंदर वाले आयत का एरिया घटाइए, L × B का एरिया घटाइए। ठीक है सर, अरे बारी लंबाई बारी चौड़ाई और माइनस अंदर की लंबाई अंदर की चौड़ाई, बड़े आयत के एरिया में अंदर वाले घटाएंगे तब ना शेडेड आएगा। ओके, गुना करिए, LB + 2L + 2B +4 -LB, LB से LB गया काम से। अब यहां देखिए 2 × ये रहा L + B और प्लस कितने 4। अब ध्यान दीजिए 2 × और L + B क्या है, तो सर ये 2 × L + B का मान, पूरे का मान 340 और +4 हो जाएगा 344। इतना मीटर स्क्वायर किसका एरिया है, इस शेडेड पार्ट का एरिया। अब हमें इसने कहा कि बताइए बागवानी लागत क्या होगा, तो बागवानी लागत क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा अगर 10 रुपए है तो 344 का खर्चा क्या होगा, 3440 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या हुआ, आइए ध्यान दीजिए, इसको समझिए। एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 मीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। यदि हॉल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 12 मीटर प्रति दर से 12 रुपए प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत कितनी होगी। सुनिए सर, कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में कालीन की लागत चौड़ाई के रेस्पेक्ट में मांगता है, कभी लंबाई के रेस्पेक्ट में। अगर एरिया के रेस्पेक्ट में मांगा होता तो रेट मीटर स्क्वायर में लिखा होता। रेट लिखा है 12 रुपया प्रति मीटर, यानी एरिया के रेस्पेक्ट में नहीं मांग रहा है। दूसरी बात, हमें उस कालीन की, कहां चला गया, हॉल की लंबाई 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है। आप देख रहे हो
हमें ये भी कह दिया है कि फर्श पे जो हम कालीन बिछाएंगे उस कालीन की चौड़ाई 150 मीटर होगी। तो अगर तुम कालीन की चौड़ाई दे दिया, फर्श की लंबाई चौड़ाई दे दिया, तो फर्श की लंबाई चौड़ाई का मतलब ये हुआ कि हम फर्श का एरिया निकाल सकते हैं। और जो कालीन बिछाना है उसकी तुम चौड़ाई दे दिया, यानी कालीन की हम लंबाई निकाल सकते हैं। इसका मतलब तुम लंबाई के रेस्पेक्ट में हमसे खर्चा मांग रहा है। तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है, तो मैं एरिया निकालूं जहां पर मुझे कालीन बिछाना है। तो मुझे जहां कालीन बिछाना है वो 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा जगह है। इसका मतलब 360 मीटर स्क्वायर इसमें मुझे कालीन बिछाना है। ठीक है। अब मैं मार्केट में जब कालीन खरीदने जाऊंगा तो सर एक काम करते हैं, सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल देते हैं, ये हो जाएगा 1.5। तो ध्यान दीजिए, हमारे जो कालीन का एरिया है वो दरअसल L इंटू बी है। ये जो हमारा L है ये हमें फाइंड करना है। B 1.5 है बराबर 360, डेसिमल हटाएंगे 0, तो लंबाई कितने हो जाएंगे, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी 240 मीटर हमारे कालीन की लंबाई है। अगर हम खर्च निकालना चाहते हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा 240 मीटर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से, 12 रुपये प्रति मीटर की दर से अगर खर्च निकालने चले जाएं, 0 12 चौके 48 और 24 4 28, यही खर्च हो जाएगा। पहले फर्श का एरिया निकालिए। चूंकि वो जो फर्श का एरिया निकाले हैं, तो सर अगर हमको 360 मीटर में कालीन बिछाना है तो मार्केट में जब कालीन खरीदने जाएंगे ना, तो कालीन किस फॉर्म में रहेगा, तो वो कालीन आयताकार रूप में ही रहेगा। समझ गए। चौड़ाई मालूम है, लंबाई निकाल लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में आप जाइएगा दौड़ के बोलिएगा, ए सुनो तुम्हारे पास कालीन है ना, कालीन लाओ, लेकिन होना चाहिए 150 सेमी चौड़ा। वो बोला पगला है का, 150 सेमी चौड़ा, तुम जैसा बोलेगा वैसा शेप थोड़ी रहेगा। तुम सीधा कालीन मेरे हिसाब से ले जाओ, आज कैसा संरचना करना है तुम अपना कर लो। यही ना सर, पेंट शर्ट का कपड़ा खरीदे हैं तो कैसा कपड़ा रहता है, जैसन पहनते हैं वैसने। आगे बढ़िए। आयताकार न रहता है। अब इसको देखिए, 40 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए आयताकार मैदान का अधिकतम एरिया क्या होगा। अगर किसी आयताकार मैदान को अगर किसी आयताकार मैदान को इस तरीके से अगर रस्सी से घेरा गया है, तो रस्सी कहाँ है, लंबाई और चौड़ाई पर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तब तो मेरे मित्र क्या होगा कि रस्सी, ठीक है, ये जो 400 है वो क्या है पता है, रस्सी की लंबाई, आई मीन परिमाप। तो परिमाप होगा 2L 2B, जो दिया है 400 मीटर। तब तो L प्लस B कितना हो जाएगा, 200 मीटर। और सुनिए, आपसे एरिया का मैक्सिमम मान पूछा है, तो अगर एरिया का मैक्सिमम मान पूछा है तो L इंटू बी का मान मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, L इंटू बी मैक्सिमम तभी होगा जब L और B दोनों आपस में बराबर होगा, यानी ये भी 100 और ये भी 100। आप जैसे ही रखोगे 100 गुना 100 हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, अलजेब्रा में पढ़े होंगे, मैक्सिमम का मिनिमम का क्वेश्चन कराए थे कि L इंटू बी मैक्सिमम, ए इंटू बी मैक्सिमम तब होगा जब ए बराबर बी होगा। और कुछ मान एज्यूम करके देख लीजिए, कब भी मैक्सिमम नहीं होगा, 10,000 से बड़ा आ ही नहीं सकता है, 10,000 तक नहीं आएगा तो बड़ा की बातें नहीं है। नेक्स्ट, अब ये देखिए सर, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। लंबाई में 20% की कमी हो गई और चौड़ाई में 40% की कमी हुई, तो बोलिए एरिया में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा। तो लंबाई में 20% की कमी यानी 1/5 की कमी, चौड़ाई में 40% की कमी यानी 2/5 की कमी। तो देख लीजिए, पुराना वाला और नया वाला
1/5 की कमी का मतलब पहले लंबाई 5 था, एक कम गया तो 4। पहले चौड़ाई 5 था, आज 2 कम जाएगा तो 3। तो पहले एरिया थी 25, अब एरिया हो गई 12। एरिया में कितने की कमी? 13 की। किससे? 25 से इंटू 100, कितना आंसर आएगा? 52%। सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। अलजेब्रा इसका मतलब आप ध्यान नहीं दिए थे। हाँ, आप ध्यान दिए होते तो a प्लस बी बराबर के, ए इंटू बी मैक्सिमम कब होगा? तो हम यही न बोले थे कि ये तभी मैक्सिमम होगा जब a बराबर b होगा। तो कभी भी दो चीज को जोड़ के दो चीज को गुना करके मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम तभी होगा जब ये दोनों बराबर होगा। तो इसको दो बराबर भाग में बांट करके यहाँ बैठा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। समझे? आइए, हो गया ना? है, इसको अपने से बनाइएगा। छोड़िए, हटाइए। यहाँ देखिए, आपसे कह रहा है लंबाई और चौड़ाई बराबर कितना? एरिया। सर, लंबाई को 50% से बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितना कमी करेंगे कि एरिया कांस्टेंट रहेगा? परसेंटेज में पढ़ाए थे, जब दो चीज गुना में हो रिजल्ट कांस्टेंट रखना हो तो एक अगर n/d से बढ़ता है तो दूसरा n/d माइनस सॉरी d प्लस n से घटेगा। एक n/d से घटता है तो दूसरा n/d माइनस n से बढ़ेगा। बढ़ाना है तो हर को छोटा करो और घटाना है तो हर को बड़ा करो। यही ना लॉजिक, इसी से याद रहता है। तो अगर लंबाई 1/2 से बढ़ रहा है तो चौड़ाई 1/2 प्लस 1 से घटेगा। परसेंटेज में बदल दीजिए, 33.1/3% हो जाएगा। अब कितने क्वेश्चन बचे इस सीट में? 10 गो। 88 क्वेश्चन है जी। धन्यवाद। आगे बढ़ा जाए। क्या हुआ जी? 10 दिन एकदम बहुत परेशान कर दिए ना, एकदम लाइफ एकदम तंग तंग बन गया। हैं? बिहार एसएससी में अभी मजा गया, ये मेरे द्वारा आखिरी मजा है। ठीक है, अब बिहार एसएससी में रेगुलर वाइज ही चलेगा, ये सब नहीं, सब प्राण निकल जाता है। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेमी अधिक है। आयत की चौड़ाई भुजा से 3 कम है। देखिए सर, अगर वर्ग की भुजा को हम x मानते हैं तो आयत की लंबाई चौड़ाई के बारे में देखिए क्या बोला। कहा आयत की लंबाई भुजा से 5 ज्यादा है वर्ग की भुजा से। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 कम है, तो कम हो गया। कहा दोनों का एरिया बराबर है, तो वर्ग का एरिया होता है क्या? भुजा स्क्वायर। आयत का एरिया होता है L इंटू बी। कहा दोनों बराबर है, तब तो एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा x प्लस 5 और इंटू एक्स माइनस 3। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x और माइनस कितने? 15। ये गया काम से। इस पर आएगा -2x बराबर -15। यहां से कट गया, x का मान होगा 7.5। हमें कहा गया आयत का परिमाप बताइए। 7.5 में 5 जोड़ेंगे 12.5 और 7.5 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4.5। आज अगर हम परिमाप निकालने जाएंगे तो परिमाप बराबर क्या होगा? 2 इंटू लंबाई अब प्लस हो जाएगा चौड़ाई। मेरे मित्र 2 12 4 16 1 17, 17 दूनी
चलिए क्लियर है क्या? आइए, अब आइए इसको देखिए ये क्या है। दो वर्ग के परिमाप 40 और 32 है। अगर वर्ग का परिमाप 40 है तो वर्ग की भुजा 10, वर्ग का परिमाप 32 है तो वर्ग की भुजा 8। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका एरिया इन दोनों वर्गों के एरिया के अंतर के बराबर है? सुनिए सर, एक वर्ग की, हाँ, एक तीसरे वर्ग की भुजा को आप ए मान लीजिए, उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। कहा तीसरे वर्ग का जो एरिया है वो बराबर है इन दोनों वर्ग के एरिया के अंतर के। तो दोनों वर्ग का एरिया तो भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर। कहा इन दोनों के अंतर के बराबर एक तीसरे वर्ग का एरिया है, इन दोनों वर्ग के एरिया के अंतर के बराबर एक तीसरे वर्ग का एरिया है। तो तीसरी वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 6। हमसे कहा तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा? तो तीसरे वर्ग का यदि परिमाप लेंगे, है तो वर्ग ही, तो वर्ग का परिमाप 3 गुना भुजा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या सर? अब मुझे हंसी आ रहा है, आज आप लोग को विदा करने वाले हैं। हो गया? ठीक है, चलिए रेडी, ओके। अब इस पर आइए, बनाइएगा अपने से। क्या साहब? अरे परिमाप दिया है तो भुजा नहीं निकलेगा? भुजा निकलेगा। बहुत बढ़िया, भुजा निकल गया। 4 से भाग दीजिएगा, भुजा निकल जाएगा। 4 गुना भुजा परिमाप होता है तो भुजा बराबर परिमाप बटा 4 हो सकता है। कहा उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका एरिया इन सब के एरिया के योग के बराबर है। तो मान लेते हैं एक बड़े वर्ग की भुजा ए है तो स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। बड़े वर्ग की भुजा ए मान लिए तो एरिया हो गया ए स्क्वायर। कहा एक नए वर्ग की एरिया इन सब वर्ग के एरिया के योगफल के बराबर है। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 200 हो गया। 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। अगर हम इन सब को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा कितना? 100, 200, 600, 6 3 9, 961। इसका मतलब इस नए वर्ग की भुजा कितनी? 31। हमें कहा इसका परिमाप बताइए। अगर हम वर्ग का परिमाप बताएंगे तो 4 गुने भुजा हो जाएगा 124। क्लियर है क्या? ओके। जन्नते जन्नते जन्नते। अच्छा ठीक है, भरे? ठीक सर, आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। आयत की लंबाई चौड़ाई दे दिया, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अब मेरा सवाल सिंपल सा है, यहां देखिए, अगर मैं अनुपात की राशि x मान लेता हूं तो आयत की लंबाई चौड़ाई मिल गया, आयत की लंबाई चौड़ाई मिल गया। हमें कहा कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। यहां से देखें, अगर 3 दूनी 6x बराबर क्या होगा? 4a। तब तो a का मान हो जाएगा 3x बटे कितना? 2। a का मान 3x बटे 2। आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आयत और वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे तो देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ क्या? स्क्वायर
एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? अगर रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, स्क्वायर का एरिया लेते हैं तो 9x² / 4 होगा। इससे ही कट गया, 4 ऊपर जाएगा, 8 बटे कितना होगा? 9। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ठीक है, परिमाप बराबर कहा था, परिमाप बराबर करके बर की भुजा निकल गया, एरिया का रेशियो बोला निकाल दिए। हो गया, चलिए धन्यवाद, इसको हटाते हैं। अब देखिए, आपसे ये कहा गया किसी वर्ग की हर भुजा को 2 बढ़ा दिया जाए, एरिया में 20 की वृद्धि होगी, विकर्ण क्या होगा? तो वर्ग की भुजा पहले ए मान लीजिए, अब 2 बढ़ा दीजिएगा तो a+2 हो जाएगा। एरिया बोला है तो मेरे मित्र दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, कहा स्क्वायर करने से 20 की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कर दिए। क्या नए वाले वर्ग में से पुराने वर्ग का एरिया घटा दिए, 20 हो गया, वही तो 20 की वृद्धि हुआ, नहीं हुआ? अब a+b² a² + 2ab + b² - a² बराबर 20। यहां से गया 4, a का मान 16, a का मान हो गया 4। हमें कहा बताइए एक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? सर वर्ग की विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग की भुजा पहले a थी, निकल गया है 4, डायगोनल क्या होगा? √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा निकालिएगा तो 4√2। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? 5। आपके क्लास में नंबरों सिस्टम कम सम नहीं हुआ, नंबरों सिस्टम भयानक हुआ। 250 क्वेश्चन तो खाली नंबर सिस्टम हुआ नहीं। अब आप हाँ, अब आप लोग देखिए, एक बार हम सब कुछ गुजार दिए आंख के सामने से। किसी वर्ग की भुजा को 15 सेमी बढ़ाया जाना बताएंगे, अपने बनाइएगा और सक्सेसिव निकाल दीजिएगा कि बता दें। आप इसको देखिए, ये अच्छा है, सुनिए ना, बनाना होगा, बना दें। अरे यार, एक बार कहते हैं बना दीजिए, फिर कहता है हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले एक वर्गाकार मैदान का एरिया इतना है, तो पहले तो बताइए वर्ग की भुजा क्या होगी? आप कहिएगा सर वर्ग की भुजा बराबर √ एरिया होगा 31,684। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? अंतिम में 4 तभी आएगा जब बाहर हम 2 या 8 का स्क्वायर किए होंगे। अंतिम 2 अंक काट दीजिए, किस 2 लगातार स्क्वायर नंबर के बीच में है? 17 और 18 के बीच में है, तो 17 और 18 के बीच में है तो 17 दोनों में चिपका दीजिए, ठीक है? तो आपका बचा हुआ नंबर है 316। तो देखिए वो 316 17 और 18 के गुणनफल से बड़ा है या छोटा? तो 17 और 18 को यदि गुना करेंगे, 17 17 है 289, आप +17 तो हो जाएगा कितना? 316 कि 306? 306। आपका बचा हुआ नंबर उससे बड़ा है, इसका मतलब वर्गमूल क्या होगा? आपको वर्गमूल आता होगा पहले से निकालने के लिए, जो भी हो आप अपना समझिएगा वर्गमूल निकालना। तो भुजा बराबर कितना हो गया? 178। अब देखिए सर, हमारे पास जो भी वर्गाकार मैदान है
इस वर्गाकार मैदान की भुजा हमें मालूम है कितना, 178। 1 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर की ऊंचाई पर बांधा जाना है, इसमें रस्सी तार बांधा जाना है। पर यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान के परिधि से 5% ज्यादा है तो कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी? अच्छा सर, कभी गांव घर में देखे होंगे, चाहे यही देखिए ना, यही देखिए, ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा उधर है ना। तो गांव घर में जानवर घास ना चर जाए, सब्जी ना खा जाए, तो चारों तरफ से कटी तार लगाया जाता है। तो कटी तार एक के लेयर में नहीं लगाया जाता है, 2-3 लेयर में लगाया जाता है, थोड़ा थोड़ा गैप करके। तो वही कहा कि चारों तरफ तार लगाना है। पहला तार जमीन से 1 मीटर ऊपर रहेगा, दूसरा 2 मीटर ऊपर रहेगा, तीसरा 3 मीटर ऊपर रहेगा और चौथा 4 मीटर ऊपर रहेगा। जैसे देखिए, 1 मीटर ऊपर, 2 मीटर ऊपर, 3 मीटर ऊपर, 4 मीटर ऊपर, है ना। तो इसी तरीके से 4 लाइन में हमको चारों तरफ तार लगाना है। तो बताइए, एक बार तार लगाएंगे एक बार, तो किसके बराबर होना चाहिए? परिमाप बराबर। दूसरा बार लगाएंगे परिमाप के दुगुने के बराबर, तीसरा बार परिमाप का 3 गुना, चौथा बार परिमाप का, हर बार तार लगाएंगे तो परिमाप होगा 1, हाँ या ना, चारों तरफ। लेकिन ये कहता है डंडा सीधा रहेगा तब ना तार सीधा लगेगा। उस शायद डंडा थोड़ा बाहर की ओर था, इसलिए तार की लंबाई थोड़ा सा बढ़ा। तो कहा हर बार तार परिमाप से 5% अधिक लगता है। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप एक बार तार लगाइएगा, 178 178 178 178, 4 गुने 178, ये हो गया एक बार तार लगाने में। एक बार लगाने में इतना लंबा तार चाहिए। अच्छा, इतना लंबा तार चाहिए कि इससे 5% ज्यादा चाहिए? इससे 5% ज्यादा चाहिए। इतना तार चाहिए एक बार लपेटने में। हम लपेटे हैं कितनी बार? 4 बार लपेटे हैं, तो इसका 4 गुना तार चाहिए। सर कितनों खाट खोट दीजिएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, और दशमलव में एक ऑप्शन है, हाँ या ना। तो क्या होगा? चलिए आगे बढ़िए। इधर देखिए, अब सर इसको जरा समझिए। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के कोने से आधा सेंटीमीटर रेखाखंड काट लिया गया। कटे हुए हिस्से का एक शीर्ष है, परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का एरिया फाइंड करें। देखिए, ये आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ इस बार का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक आपके पास वर्ग है, इस वर्ग की भुजा 3 सेमी है, कोई बात नहीं, 3 सेमी हो गया। हमसे कहा सुनिए, चारों कोना से आधा आधा सेमी का चक्कू से लेके हम कपच दिए हैं। इधर भी कपच दिए हैं, इधर भी कपच दिए हैं, इधर भी और इधर भी। इस प्रकार हमने एक ऑक्टागन बनाया है। इस प्रकार हमने बनाया एक ऑक्टागन। इस ऑक्टेगन का हमें क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। अगर हमें इस ऑक्टागन का परिमाप और क्या बोलते हैं एरिया चाहिए, तो देखिए कितना आसान है मेरे दोस्त। यहाँ देखो, अगर ये मेरा आधा सेमी है, आधा सेमी है, इधर भी आधा सेमी, इधर भी आधा सेमी, तो पूरा 3 में अगर ये आधा और आधा हो गया तो ये क्या होगा? आधा आधा एक न घटेगा, आधा आधा एक घट जाएगा। इनमें से आधा आधा एक घट गया 2, ये 2 तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 हो जाएगा।
अब देखिए ये आधा है और ये आधा है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर कर्ण निकालेंगे तो आ जाएगा 1/√2। कैसे आएगा समझ में आया है? ये एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालेगा तो ये होगा। अब ये 1/√2 हो गया तो ये भी 1/√2 हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा और ये भी 1/√2 हो जाएगा। आज हमसे अगर कोई परिमाप पूछ लेगा अष्टभुज का, तो 4 4 देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो ऐसे ही हो जाएगा। 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 जोड़ेंगे तो 4 पीस 1/√2 होगा, तो हो जाएगा 2√2। यानी आंसर हो गया 8 + 2√2। एरिया बोलेगा निकालने, एरिया निकालिए। एरिया ऑफ ऑक्टागन, अगर इस ऑक्टागन का एरिया निकालना है, इसके लिए आप वर्ग का एरिया निकाल लो और उसमें से 4 त्रिभुज का एरिया घटा दीजिए। वर्ग का एरिया होगा भुजा स्क्वायर और 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुने आधार। 1/2 लंब कितना है 1/2 और आधार कितना है, आधार भी है 1/2। तो मेरे मित्र यहां से हो जाएगा 9 - आधा, तो आ जाएगा 8.5। एरिया हो गया 8.5। अब परिमाप हो गया 8 + 2√2। ये ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? 2। एकदम पान उन खा के आइएगा शाम में, 12 में फिरकी फेंक लीजिएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़े। ए परिमाप 8 भुजाक जोड़िए ना, 2 4 6 8, 8 हो गया। आप देखिए इसको 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 जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 गुना 1/√2 होगा, जोड़ करके ये आ जाएगा। एरिया समझ गए? वर्ग के एरिया में से 4 समकोण का एरिया घटा दीजिए। अब आप इसको देखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का मान क्या होगा सुनिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण, n विकर्ण होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अब वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा का, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। तब तो यहां से ए चला गया, ए बराबर कटेगा 1/√2 होगा। ए निकला भुजा, लेकिन हमें चाहिए वर्ग का विकर्ण, विकर्ण होता है √2a, तो √2 अगुना भुजा 1/√2 कितना, हो गया ना? ठीक। अब आप इसको देखिए, एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है। 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग किनारों के केंद्र में रखकर उनके समांतर एक दूसरे को काटते हैं। मार्गों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यह है एक वर्ग, इस वर्ग की भुजा 110 मीटर है, इधर भी हो गया, वर्गे है तो इधर भी होगा। कहता है दो पैरेलल सड़क एकदम सेंटर से होके गुजर रही है, ओके, और इसकी चौड़ाई कितनी है 5, इसकी चौड़ाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 5। अब देखिए, आज मैं अगर इस रास्ता का एरिया लेने जाऊं, यही है रास्ता, यहां देखिए यही है रास्ता, अगर हम इस रास्ता का एरिया निकालने जाते हैं, ठीक है,
तो जरा समझिए रास्ता का एरिया कैसे निकलेगा। इस रास्ता का एरिया निकालना है कि दोनों आयत का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, तो देखिएगा ये वर्ग 2 बार जुड़ेगा, एक बार घटा दीजिएगा। तो अगर हम एरिया निकालें रोड का, तो पहले इस आयत का एरिया, तो लंबाई 110, चौड़ाई 5, 110 गुने 5। इस आयत का एरिया लीजिए, तो देखिए लंबाई 5 और चौड़ाई 110, 110 गुने 5, तो 220, 220 हो जाएगा 440। लेकिन रुकिए, इनमें से देख लीजिए ये वर्ग 2 बार जुड़ रहा है, एक बार घटा दीजिए 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 240 में से 25 जाएगा तो 400। अरे देखिए ना गुना करके पहले 550, 550, 1100, 1100 में 25 गया तो 1000। 1050 ऑप्शन में भी नहीं है। जाइए अब घर और आइएगा शाम में 7 बजे आखिरी क्लास के लिए। क्या अब तो उम्मीद है ना कि अंतिम क्लास हो जाएगा। अब रही बात सर्कल की, छोटा मोटा जो है तो उसके लिए तो हम बोलबे कि कल हम फ्री होंगे तो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, सब डल जाएगा, वो आज 10 मिनट का है, ये है। ये 3 वीडियो शूट करेंगे, तीनों एक ही बार डाल देंगे। शाम में 7 बजे आइएगा। 3D, शंकु, गोला, बेलन, ठीक है, पिरामिड, प्रिज्म, टेट्राहेड्रन, ये सब